नमस्कार। और आज के इस एक्सप्लेनर में हम बात करने वाले हैं एक ऐसे युवा की अद्भुत रणनीतिक बुद्धि के बारे में जिसने महज 23 साल की उम्र में दुनिया के सबसे बड़े साम्राज्य की नींव हिलाकर रख दी थी। ये कहानी सिर्फ जज्बे की नहीं है, बल्कि एक जीनियस माइंडसेट की है। जिंदगी बड़ी होनी चाहिए, लंबी नहीं। ये सिर्फ एक लाइन नहीं है, बल्कि ये वो पूरा का पूरा दर्शन है जिसने इस छोटे से लेकिन ऐतिहासिक रूप से बेहद प्रभावशाली जीवन को दिशा दी। चलिए गहराई से समझते हैं कि आखिर इस फलसफे को हकीकत में कैसे जिया गया। सेक्शन 1, जलियांवाला बाग की चिंगारी, एक ऐसी त्रासदी जिसने एक पूरी की पूरी क्रांति को जन्म दे दिया। इस टाइमलाइन को देखिए। उथल पुथल से भरे उस दौर में ये विकास वाकई असाधारण था। 1907 में पंजाब में जन्म, फिर 1919 में जलियांवाला बाग नरसंहार का वो खौफनाक मंजर, और उसके बाद 1926 में नौजवान भारत सभा की स्थापना। ये महज कुछ साल नहीं है, बल्कि यह एक मासूम बच्चे से एक परिपक्व वैचारिक नेता बनने का एक बहुत ही दिलचस्प सफर है। जरा उस पल की कल्पना कीजिए। एक 12 साल का बच्चा बिना किसी को बताए पूरे 12 मील पैदल चलकर जलियांवाला बाग पहुंचता है। वहां जाकर वो क्या करता है? वो मासूमों के खून से सनी उस मिट्टी को एक कांच की बोतल में भर लेता है। सच कहूं तो यही वो खून से सनी मिट्टी की जो उनके पूरे क्रांतिकारी सफर का सबसे बड़ा भावनात्मक आधार और एक अटल वादा बन गई। सेक्शन 2, विचारों और कलम की ताकत, वैचारिक युद्ध की शुरुआत। अब ये बात बहुत ही कम लोग गहराई से सोचते हैं कि हथियार उठाने से बहुत पहले उन्होंने ब्रिटिश नैरेटिव को तोड़ने और युवाओं को एक साथ लाने के लिए अपनी कलम का इस्तेमाल किया था। बलवंत के नाम से कीर्ति, प्रताप और वीर अर्जुन जैसे अखबारों में लिखे गए उनके लेख इतने धारदार और प्रभावशाली थे कि ब्रिटिश हुकूमत बुरी तरह बौखला गई और उन्हें इन लेखों को बैन तक करना पड़ा। ये उनकी पहली बड़ी रणनीतिक जीत थी। और बात सिर्फ अखबारों में लिखने तक ही सीमित नहीं थी। चंद्रशेखर आजाद जैसे साथियों के साथ मिलकर उन्होंने हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन यानी HSRA को खड़ा किया। इसका मकसद बिल्कुल साफ था, एक स्वतंत्र और समाजवादी भारत की स्थापना। ये सीधे तौर पर ब्रिटिश साम्राज्य की विशाल ताकत को एक बहुत बड़ी और संगठित चुनौती थी। लेकिन फिर हालात बदले। लाला लाजपत राय पर हुए क्रूर पुलिस लाठीचार्ज और उनके दुखद निधन से पूरे देश में शोक और भारी आक्रोश फैल गया। इसी के नतीजे में HSRA ने अधिकारी जॉन पी सैंडर्स की हत्या को अंजाम दिया। ये एक ऐसा रिटेलिएटरी कदम था जिसने अंततः इस समूह को अपनी आगे की पूरी रणनीति पर फिर से विचार करने के लिए मजबूर कर दिया। सेक्शन 3, असेंबली बम, एक मास्टर स्ट्रोक। एक विशाल साम्राज्य के खिलाफ पब्लिक रिलेशंस की सबसे बेहतरीन रणनीति। अब यहाँ एक बहुत बड़ा सवाल खड़ा होता है। एक मुट्ठी भर लोगों का समूह बिना जानलेवा हथियारों के एक ग्लोबल एम्पायर से कैसे लड़ सकता है? भारी सेंसरशिप वाले उस दौर में ये युवा अपना संदेश देश के कोने कोने तक आखिर कैसे पहुंचा सकते थे? यहीं पर उनकी जीनियस स्ट्रैटेजी काम आई। इसे स्टेप बाय स्टेप समझते हैं। पहला, असेंबली की खाली जगह पर ऐसे बम फेंकना जिनसे किसी को नुकसान ना हो। दूसरा, वहां से भागने से साफ इनकार कर देना। तीसरा, तुरंत सरेंडर करना। और चौथा, सबसे अहम कदम, कोर्ट ट्रायल को एक देशव्यापी प्रेस कॉन्फ्रेंस की तरह इस्तेमाल करना। मतलब एक सोची समझी गिरफ्तारी को उन्होंने क्रांति का सबसे बड़ा लाउडस्पीकर बना दिया। 8 अप्रैल 1919 को असेंबली में जो पर्चे फेंके गए उन पर साफ साफ लिखा था, बहरों को सुनाने के लिए धमाके की जरूरत होती है। ये एक लाइन पूरी तरह से स्पष्ट कर देती है कि उनका इरादा किसी को शारीरिक चोट पहुंचाना बिल्कुल नहीं था, बल्कि गहरी नींद में सोई हुई जनता को झकझोर कर जगाना था। अंग्रेजों को लगा था कि वे उन्हें पकड़ चुके हैं। उन्हें उम्मीद थी कि एक छोटा सा शांत और फटाफट खत्म होने वाला क्रिमिनल ट्रायल होगा और बात वहीं खत्म हो जाएगी। लेकिन असलियत तो ये थी कि ब्रिटिश कानूनी व्यवस्था उनके बिछाए जाल में फंस चुकी थी। अदालत में मौजूद पत्रकारों के जरिए उनके क्रांतिकारी विचार और यहां तक के बम बनाने के तरीके भी पूरे देश में आग की तरह फैल रहे थे। सेक्शन 4, जेल बना क्रांति का मंच, सलाखों के पीछे से समानता की लड़ाई। जेल के अंदर का माहौल भी एक अलग ही कहानी बयां कर रहा था। वहां एक बहुत ही स्पष्ट भेदभाव था। यूरोपीय कैदियों को अच्छा खाना, साफ कपड़े और पढ़ने के लिए किताबें दी जाती थीं। वहीं दूसरी ओर भारतीय राजनीतिक कैदियों से जबरन मजदूरी करवाई जाती थी और उन्हें बेहद अमानवीय स्थितियों में रखा जाता था।
यही वो पॉइंट था जो उनकी अगली वैचारिक लड़ाई का सबसे बड़ा मुद्दा बन गया। 116 दिन, जी हाँ, पूरे 116 दिन जबरन खाना खिलाए जाने और भीषण शारीरिक यातनाओं के बावजूद लगातार इतने दिनों तक चली इस ऐतिहासिक भूख हड़ताल ने उनकी सुपर ह्यूमन इच्छा शक्ति को दुनिया के सामने रख दिया और आखिरकार मजबूर होकर अंग्रेजों को समानता की उन मांगों के आगे झुकना ही पड़ा। सेक्शन 5, 23 मार्च, अमर शहादत। एक अटूट आत्मा के वो अंतिम 24 घंटे। बस 1 मिनट, एक क्रांतिकारी दूसरे क्रांतिकारी से मिल रहा है। अपनी फांसी से कुछ ही मिनट पहले लेनिन की जीवनी पढ़ते हुए जेलर से बिल्कुल शांत भाव से कहे गए ये शब्द उनके अडिग बौद्धिक फोकस को दर्शाते हैं। मौत बिल्कुल सामने खड़ी है, फिर भी इतना गजब का संयम, ये सच में हैरान कर देने वाला है। ये टाइमलाइन साफ दिखाती है कि वो शक्तिशाली ब्रिटिश साम्राज्य 23 साल के इस कैदी से किस कदर खौफजदा था। 1931 में जब देश भर में विरोध प्रदर्शन बेकाबू होने लगे और 24 मार्च को फांसी का दिन तय था, तो बड़े विद्रोह के डर से अंग्रेजों ने 23 मार्च को शाम 7:30 बजे ही गुपचुप तरीके से तय समय से 11 घंटे पहले ही उन्हें फांसी दे दी। फांसी के तख्ते की ओर बढ़ते हुए भी उनका विद्रोह जारी रहा। उन्होंने अपने हाथ बंधवाने से साफ इनकार कर दिया, सिर पर काला हुड पहनने से मना कर दिया, अपने आत्मीय साथियों राजगुरु और सुखदेव को गले लगाया और खुशी खुशी फांसी के फंदे को चूम लिया। उन्होंने मौत को कोई त्रासदी नहीं, बल्कि अपनी उस पूरी की पूरी ग्रैंड स्ट्रैटेजी के आखिरी और विजयी अध्याय के रूप में गले लगाया। इंकलाब जिंदाबाद। जेल की मोटी दीवारों को चीरती हुई ये आखिरी दहाड़ पूरे देश में गूंज उठी। ये सिर्फ एक नारा नहीं रह गया था, बल्कि ये एक ऐसी विरासत और ऐसा अमर विचार बन गया जिसे कोई भी गोली या फांसी का फंदा कभी खत्म नहीं कर सकता था। अब अंत में एक बहुत ही गहरा सवाल छोड़कर जा रहे हैं। महज 23 साल की उम्र में जिस इंसान की रणनीतिक बुद्धि ने दुनिया के सबसे बड़े साम्राज्य की नींव को हिलाकर रख दिया था, जरा सोचिए, अगर उन्हें एक लंबी उम्र मिली होती तो वो असीम दिमाग आखिर क्या कुछ हासिल नहीं कर सकता था।